हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रीति बेरुआ। आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बीएससी पार्ट थर्ड का यूनिट थर्ड का चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज में ली जाती है उसके बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होती क्या है। किसी भी केमिकली रिलेवेंट सिस्टम या किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को मोस्ट इम्परेटिव एंड प्रोमिसिंग टूल्स के रूप में यूज में लिया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मैटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है और उससे उस मैटर या जो मैटर क्या है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है या उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या हुआ? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हुई? द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब वह स्टडी जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के किसी मॉलिक्यूल या एटम के द्वारा इंटरेक्शन करवा के उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, उस ब्रांच को या उस टूल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं। जो सन है उसकी सरफेस पर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती है। इन रिएक्शंस से एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी होती है वो अर्थ पर वेव के फॉर्म में आती है। अब ये वेव दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होती है उन्हें पास होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम में पास होती है, जबकि जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है वो उन्हें पास होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये वैक्यूम में भी पास हो सकती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अदर फॉर्म्स में भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। जो सनलाइट होती है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है। इसके बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। स्टार्टिंग में ये माना गया है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ फिनोमेना है, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ये सपोज किया गया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये जो दोनों फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव कर रही है या ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है या ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर जो दिया गया डायग्राम है उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो। रेड कलर का जो वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया गया है और ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया गया है। ये जो दोनों फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है वो उस डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। जो सभी प्रकार की रेडिएशंस होती है वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, बट कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेवलेंथ, सभी जो रेडिएशंस होती है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उन्हें पास होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये वैक्यूम में भी पास हो सकती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के आधार पर कैरेक्टराइज किया जा सकता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा जितनी एनर्जी कैरी की जाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसे सबसे पहले हम समझते हैं। जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये जो 7 कलर्स है उनकी वेवलेंथ अलग होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जब इन 7 कलर्स को डिटेक्टर में से पास किया जाता है तो हमें एक 7 कलर का बैंड प्राप्त होता है। इस बैंड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसकी कई तरह की फॉर्म्स पाई जाती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती है। जब सब टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ के आधार पर अरेंज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब हम माइक्रोवेव रीजन से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है। द विजिबल स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब जो विजिबल रीजन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्मॉल रीजन होता है, जो ओनली ह्यूमन आईज को, मतलब जो ह्यूमन आईज उसे आसानी से देख सकती है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइज करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज में ली जाती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। इन तीनों की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है या रेडिएशंस है उनमें क्रिस्ट और ट्रफ पाया जाता है। सेम उसी प्रकार जैसे समुद्र की जो लहरें मूव करती है उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी मूव करती है और इनमें क्रिस्ट और ट्रफ पाया जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो क्रिस्ट और ट्रफ क्या है। दो क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वेवलेंथ की कॉमन यूनिट्स क्या क्या है, मीटर में मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ की यूनिट्स है। इन यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड जो पैरामीटर है उसके आधार पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए वेव पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई उसकी संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। वन वेव या वन साइकिल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 हर्ट्ज के। इसे सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने एस्टेब्लिश किया था। जो फ्रीक्वेंसी की कॉमन यूनिट्स कौन कौन सी होती है, हर्ट्ज हो सकती है, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। इन यूनिट्स को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं वो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसको देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हो, ये एक वेव है। वेव जब फ्लो करती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कितनी वेव पास हुई उसकी संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थर्ड जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइज करते हैं वह है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट उसका उल्टा होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। अब वेव नंबर क्या हुए, 1 सेंटीमीटर की स्पेस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आकर पास हुई उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। जो फोर्थ कैरेक्टराइजेशन है वो है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक तरह से एनर्जी ही है। स्पेक्ट्रम, जब जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हम आगे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ
क्या होता है, कम होती जाती है और एनर्जी बढ़ती जाती है। फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल भी हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, इसका एक कॉमन फॉर्मूला दिया गया है और इस फॉर्मूले में आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Wavelength and frequency are inversely related, meaning is one increase the other decrease। मतलब जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, मतलब तरंग दैर्ध्य और जो आवृत्ति है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इज शॉर्टर द वेवलेंथ, मतलब जितनी कम वेवलेंथ होगी किसी भी रेडिएशन की, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, या जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला दिया गया है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू। यहाँ पर लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। यहाँ पर सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे अपन स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम कुछ भी हो सकती है। और जो न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। किसी भी फोटोन की एनर्जी को यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। जो एनर्जी होती है वो H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। मतलब जो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पर H क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये जो कांस्टेंट की, जितने भी कांस्टेंट की वैल्यू है ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इन कांस्टेंट की वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो आप लोग इनकी जो जितने भी कांस्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में और जितनी भी यूनिट्स है वो सब आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो एक कॉमन फॉर्मूला क्या हुआ, E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये कॉमन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर अगर आपको किसी भी फोटोन या किसी भी एटम की एनर्जी दी गई हो तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, उसकी वेवलेंथ दी गई हो तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को जो कॉमन फॉर्मूला बताया है, जो एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप को बताता है, उस फॉर्मूले में से आप लोगों के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, गिव आंसर इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स एंड किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब आपको रेडिएशंस की वेवलेंथ दी गई है 4000 एंगस्ट्रॉम और आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी किस यूनिट में निकालनी है, किलो कैलोरी मोल इनवर्स एंड किलो जूल मोल इनवर्स। आप लोगों को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और इसमें जो यूनिट है उसका मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर है उसमें जो यूनिट कन्वर्जन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप लोगों को क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, मतलब आप लोगों को वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब आपको एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने 4000 को 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वेवलेंथ की वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अब आपका पिछले स्लाइड में कॉमन फॉर्मूला था वो क्या था, एनर्जी मतलब E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
इस फॉर्मूले में आप लोग h क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उनकी वैल्यू रख दोगे और लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो आप लोगों का जो एनर्जी की वैल्यू है वो आप लोगों को मिल जाएगी। h की वैल्यू क्या थी, 6.628 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। जितने भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनकी जो वैल्यू है वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप लोगों को इन कांस्टेंट की वैल्यू दे या नहीं भी दे, तो आप लोगों को इनकी वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी और यूनिट्स का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में h की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू क्या है 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा है उसकी वैल्यू रख देंगे 4000 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। जब आप इस फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4.968 इंटू 10⁻12 एक्स। अब यहाँ पे ओनली एक्स कैसे आया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बची, एक्स। अब आपको आंसर किस में चाहिए, किलो कैलोरी मोल इनवर्स के अंदर आपको आंसर चाहिए। तो आप 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। तो आप जब इस वैल्यू को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे और किलो कैलोरी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4.18 इंटू 10⁻10 का भाग देना पड़ेगा। तो जो आपका जो वैल्यू आएगी 71.6, वो किस में आएगी, किलो कैलोरी पर मोल या मोल इनवर्स में वैल्यू आएगी। अब आप लोगों को किलो जूल में भी वैल्यू निकालनी है, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 4.184 किलो जूल। तो यहाँ पर किलो कैलोरी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 4.184 से ये जो वैल्यू है 71.6, उसको जब आप लोग 4.184 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी 299.5, वो किस में आएगी, किलो जूल मोल इनवर्स। तो आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू पूछी है, किलो कैलोरी मोल इनवर्स और किलो जूल मोल इनवर्स, तो दोनों में आपकी एक से वैल्यू मिल जाएगी।